नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बिल्कुल आपकी जो स्कूल लेक्चर की तैयारी है वो बिल्कुल शानदार चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में कि देखो अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर्स के भी कुछ रिजल्ट आउट्स हुए थे इसी दौरान। तो यहाँ पर अब मूल बात यह है कि आरपीएससी जो पेपर ले रही है और आरपीएससी के ही किसी सदस्य का जो है एक बयान भी सामने आया था कि पेपर के पैटर्न को लेकर जो है और 40% मार्क्स को लेकर उन्होंने स्थिति क्लियर की थी यहाँ पर कि 40% मार्क्स तो लाना ही है, लेकिन अब पेपर जो होगा वो भी एक लेवल के पेपर आरपीएससी यहाँ पर लेगी। ओके ना। तो वो लेवल के पेपर को जो है सॉल्व करने के लिए, उसका आमना सामना करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए लेवल की ही तैयारी होनी चाहिए। ओके ना। ये हमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है यहाँ पर कि लेवल का पेपर होगा तो मतलब आपके लिए उसके लिए तैयारी जो आपको करनी है वो भी एक शानदार लेवल पर आपकी होनी चाहिए। मतलब कि जो पुराने ढर्रे पर तैयारियां चल रही थी अब तक बच्चों की, या बच्चे जैसे कि कोचिंग के नोट्स रट कर निकल जाते थे, जो थर्ड ग्रेड के बैच में पढ़ाया जा रहा है वही आरएस और स्कूल लेक्चरर के बैचेज में भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो सब चीजें जो है अब यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। मतलब थर्ड ग्रेड का पैटर्न कैसा रहेगा, तो स्कूल लेक्चरर का पैटर्न कैसा रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न कैसा रहेगा, ये आरपीएससी ने डिसाइड कर लिया है। जैसा एग्जाम रहेगा वैसा ही लेवल का आपके पेपर यहाँ पर रहने वाला है। आरपीएससी को या किसी संस्था को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो हमें नहीं लेना चाहते इसलिए उन्होंने 40% का बैरिकेड्स लगा दिया है कि नहीं हम तो किसी को लेंगे ही नहीं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्होंने कुछ छनकर आगे जाने के लिए, योग्य बंदों के चयन के लिए, या किसी भी प्रकार की कोई स्थिति परिस्थिति रही हो, ओके ना, ऐसी कई संभावनाएं हैं, तो इस वजह से 40% की बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तो उस बैरिकेटिंग को तोड़ना, जो कि बहुत से बच्चों ने तोड़ी भी है बैरिकेटिंग और सेलेक्ट भी हुए हैं, ओके ना। तो अगर वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं, आप भी सेलेक्ट इसमें हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा ही सही, ओके ना। कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा ही, वो भी वही पढ़ेगा जो आप पढ़ेंगे, ओके ना। लेकिन बस तैयारी का मूल बात यह है कि उसने कुछ हटकर अलग लेवल से या कुछ स्पेशल तैयारी की है, आप वो नहीं कर पाए, ओके ना। इतना सा अंतर आपके रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप तैयारी करें तो ध्यान रखें छोटी से छोटी बातों का भी नजरअंदाज उनको नहीं करें। जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो पेपर हुआ था, उन्होंने राजस्थान में निर्वाचन केंद्रों की संख्या पूछ ली थी अभी, ओके ना। तो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा फैक्टर था ये, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं आया तो यहीं पर गाड़ी अटक गई, ओके ना। तो जब भी आप कोई पॉलिसीज पढ़े राजस्थान सरकार की, मान लीजिए उसमें कोई लक्ष्य है कि इस योजना को पूरा करने का 100% लक्ष्य जो है राजस्थान सरकार का है, ओके ना, लेकिन उसमें कुछ और भी दिया हुआ है, हो सकता है 100% लक्ष्य की बात नहीं की जा रही हो, 70% की बात की जा रही हो, तो ये जो डिजिट में जो चीजें आती है ना, अक्सर इनको थोड़ा स्पेशली आप लें, ओके ना। डिजिट में कोई चीज अगर आपको पढ़ने के दौरान आ रही है तो उसको गौर से देखें, 90% है या 70% है या 80% है, 100% है, ऐसी चीजें अक्सर वहां पर एग्जाम में पूछी जाती है और ये चीजें ही हमें जो है सही आंसर से भटका देती है। अगर थोड़ी सी भी आपने पढ़ने में मिस्टेक की, यहाँ पर आपने 30% की जगह 20% पढ़ लिया या याद रख लिया, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने 20% पढ़ा था या 30% पढ़ा था, ओके ना। और बस यहीं पर हम जो है सही ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते। तो जब भी आप पढ़ें तो पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ें, गहनता के साथ पढ़ें, उस फैक्ट को अच्छे से महसूस करते हुए देखें कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यही है। किसी संस्था की स्थापना किस सन में हुई, अब बहुत से कहेंगे कि उसकी स्थापना 1934 में हुई, सही आंसर 1935 है, तो अब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1934 पढ़ा था या 35 पढ़ा था। कुछ के दिमाग में चल जाएगा कि 1936 भी हो सकता है। तो ये जो पास पास की चीजें होती है इनको आप अच्छे से देखें, ओके ना। 34 का मतलब 34, 35 में स्थापना हुई तो 35 ही आपको आंसर जो है टिक करना है, ओके। जैसे मारवाड़ यूथ लीग ले लीजिए, 1932, ओके ना, स्थापना हुई मान लीजिए, ओके। तो अब कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार 1932 में स्थापना हुई हो, क्या पता 1930 पढ़ा था मैंने। ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन ही हमें आगे जाने से रोकेगी वरना, ओके। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि जो भी पढ़ें आप गंभीरता से पढ़ें, पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर पढ़ते समय हमसे किसी भी तरह की, ठीक है। दूसरी बात है, आरपीएससी ने कुछ रिजल्ट्स आउट किए यहाँ पर, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, समाज शास्त्र का है, ड्राइंग के आदि के कई सब्जेक्ट्स के रिजल्ट यहाँ पर आउट हुए। तो यहाँ पर देखा कि योग्य जो बंदे थे सेलेक्ट होने के लिए, ओके ना, आरपीएससी को योग्य बंदे ही नहीं मिले। मतलब टोटल जो सीट्स थी उसके मुकाबले काफी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ओके ना।
तो हमारे ऊपर फर्स्ट पेपर का जो भूत था वो हावी हो गया कि अरे बाप रे अब क्या होगा, ओके ना। जब इतने सारे बच्चों का चयन नहीं हुआ, पूरे राजस्थान में क्या योग्य व्यक्ति ही नहीं मिले इस पेपर के लिए? ऐसी बात नहीं है, ओके ना। आरपीएससी ने अभी फिलहाल काम शुरू किया है धीरे धीरे, ओके ना। तो बच्चे इतने अलर्ट नहीं थे कि वो आरपीएससी की बात को समझ पाते, ओके ना। आरपीएससी ने जो अपना रूप दिखाया उस रूप को समझ पाते, क्योंकि अगर पहली बार में हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना घटित हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति अलर्ट नहीं रहता। लेकिन जब एक बार चोट हो गई, हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना घटित हो गई, तो हम दूसरी बार में अलर्ट हो जाते हैं। और ये स्थिति इस वक्त पूरे राजस्थान में चल रही है। तो हर बच्चा अलर्ट है फर्स्ट पेपर को लेकर और सेकंड पेपर को भी लेकर, ओके ना। फर्स्ट पेपर को लेकर विशेष रूप से अलर्ट है बच्चा, ओके ना, पहले के मुकाबले की यार तैयारी में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, तभी जाके मैं फर्स्ट पेपर को तैयार कर पाऊंगा। और फर्स्ट पेपर तैयार कर पाऊंगा तो सब्जेक्ट में तो खैर इतनी दिक्कत आती भी नहीं है, सब्जेक्ट सभी का लगभग लगभग ठीक ठाक होता है या अच्छा होता है, ओके ना। तो फर्स्ट पेपर सबसे बड़ी चुनौती बनकर यहाँ पर उभरेगा। अब देखो फर्स्ट पेपर जो है इतना भी टफ नहीं होता या नहीं है जितना कि हमने पिछली बार देखा है, ओके ना। पढ़ने में कमी रहती है हमारे, ओके ना। चीजें जो बनी है आप पेपर उठाकर देखेंगे तो जो क्वेश्चन है उनके जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल बेसिक तरीके से पूछे गए हैं, कोई स्पेशल टफ नहीं पूछे गए। उनके सोर्सेज अगर आपको मिल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ओके ना। और दूसरी बात, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न ही तो थोड़ा चेंज किया है, बाकी ढांचा वही है, ओके ना। सीमेंट ही होता है, लेकिन सीमेंट से आप झोंपड़ी भी बना सकते हैं, तो सीमेंट से आप महल भी बना सकते हैं, ओके ना। चीज वही है लेकिन बनाने का तरीका अलग है, ओके ना। अगर मान लीजिए मेवाड़ प्रजामंडल से कोई क्वेश्चन पूछा जाना है तो कोई अलग से आसमान से उतार कर थोड़ी लाएंगे मेवाड़ प्रजामंडल के क्वेश्चन को, ओके ना। वो तो पूछा तो वहीं से जाना है जहां पर बुक्स में लिखा हुआ है, ओके ना, उन्हीं में से आएगा। लेकिन पूछने का तरीका, अब आपने मेवाड़ प्रजामंडल में सिर्फ सन याद कर लिया, अध्यक्ष का नाम याद कर लिया, सचिव महासचिव कौन थे वो याद कर लिया, लेकिन सदस्यों के नाम आपने याद नहीं किए अगर बारीकी से, तो वो आपको वहीं पर उलझा देगा कि मेवाड़ प्रजामंडल में निम्नलिखित में से कौन सा है किसका सदस्य नहीं था, या कौन एक मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल है, 3 अलग हैं और एक जो है नहीं है या है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप सदस्यों को आप जो है साथ में लेकर चलें, तब आप उस क्वेश्चन जो कि वहां से उठ सकता है उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप, ओके ना। तो ये कुछ बारीकियां हैं कि आप पढ़ते समय पूरा ध्यान मग्न रहें, हर चीज को गंभीरता से लें, ओके ना। ऐसे उस फैक्ट को छोड़े नहीं कि यार ये क्या पूछा जाएगा, और हम जब ये सोच लेते हैं किसी तथ्य के बारे में कि ये क्या पूछा जाएगा, वास्तव में वही पूछा जाता है, ओके ना। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, ओके ना। कबाड़ा समझकर किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कबाड़ा ही कबाड़ कर देता है कई बार, ओके ना। कबाड़ा जो है उसी से, कबाड़े से ही कबाड़ा हो जाता है कई बार। तो इस चीज का ध्यान आप अवश्य तौर पर रखें, ओके ना। माइनर सी गलती करने से भी बचे, ठीक है ना। और प्रश्नों को पूछने का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, एक सही है, 2 सही है, ओके ना। पहला कथन दूसरे का समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आ रही है, ओके ना। तो यहाँ पर थोड़ा डिजिट्स का ध्यान रखते हुए चले, आप कोई भी डिजिट याद करें तो उसको पूरा अच्छे से दिमाग में रखें, मोटा मोटा, ओके ना। अगर डिजिट्स पॉइंट में है तो पहले मेन डिजिट को याद करें, मान लीजिए 42.56% कोई चीज है तो पहले 42 को तो याद करें, फिर पॉइंट के बाद का 56 भी बाद में देखा जाएगा, ओके ना। पर पहले जो मूल डिजिट है वो आप अवश्य याद करें, क्योंकि डिजिट्स से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम छोटी सी डिजिट की वजह से गलती कर बैठते हैं, ओके ना। तो इस चीज का विशेष रूप से हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। मेरिट दोनों पेपर्स की मिलाकर आपके बनती है, ओके ना। तो अब ऐसा भी नहीं है कि यार फर्स्ट पेपर पास कर लिया मैंने मान लो, तो सेकंड पेपर में तो जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के दम पे हम पास हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को लीजिए आप, हिस्ट्री की अच्छी खासी मेरिट गई थी, ओके ना। 40% का बैरिकेड्स तोड़ते हुए जो है मेरिट गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो पूरी गंभीरता के साथ अगली बार ऐसा नहीं होगा कि आरपीएससी को 40% वाले बंदे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा अलर्ट होकर तैयारी कर रहा है, ओके ना। तो आप उसमें नहीं रहें, ओके ना। और बिल्कुल आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से करें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी पर्याप्त समय देते हुए चलें। फर्स्ट पेपर को थोड़ा भी दिया जा सकता है, अच्छा टाइम, ओके ना, जनवरी तक आप दे सकते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई है ना, तो इसमें तो दोनों को अच्छे से लेते हुए ही चलना है। आपका सब्जेक्ट वैसे अच्छा ही होगा, ओके ना। और लगभग जो नए बच्चे हैं उनका थोड़ा सा वीक रह जाता है, तो सभी लोग अच्छे से उसको तैयार भी करें। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को पर्याप्त समय आप यहाँ पर दीजिएगा, ओके ना। इस बात का ध्यान रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है यहाँ पर थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा था ही। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो फर्स्ट पेपर बेसिक चीज़ों से ही मूल रूप से बना हुआ है। अगर आपको बेसिक अच्छा तैयार है, करंट अफेयर्स आपकी अच्छी तैयार है, इकोनॉमिक सर्वे आपका अच्छा तैयार है, तो
कोई अलग से क्वेश्चन नहीं उठे ऐसे कि यार पेपर बहुत टफ था, ओके ना। लेकिन अगर बेसिक्स चीजें भी याद नहीं है तो पेपर ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है, ओके ना। किसी लोक देवी देवता के माता पिता के विषय में क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आया तो आपकी नजर में तो वो प्रश्न बहुत ही टफ हो गया, लेकिन जिसको आता है उसके लिए तो आसान हो गया कि यार किन देवी देवता के माता पिता का नाम क्या था, ओके ना। तो अगर आपको नहीं आया तो आपके लिए टफ है, जिसको आ गया उसके लिए इजी है पेपर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप हर चीज को अगर अच्छे से तैयार कर रहे हो तो पेपर ऑटोमेटिक आपके लिए सरल होगा। आरपीएससी के सदस्य का जो बयान आया था उनका ये भी था कि हम कोचिंग इंडस्ट्री का जो कारोबार राजस्थान में या पूरे भारत में फैला हुआ है, तब उससे हटकर हम कुछ जो है पेपर यहाँ पर ले रहे हैं, और ताकि बच्चा बुक्स भी पढ़े, किताबें भी पढ़े। उन्होंने साफ कहा कि किताबें पढ़े, तो बिल्कुल अब आपके पास स्तरीय किताबें भी होनी चाहिए। कोचिंग करो, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन मेरा तो ये भी कहना है कि कोचिंग वालों को भी अच्छी बुक्स से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ओके ना। हर तरीके से अपना नया कंटेंट तैयार करवाए, नए तरीके से चीज़ों को पढ़े, ओके ना। तो उसी प्रकार की मेहनत की जानी चाहिए बच्चे के साथ, ओके ना। और आप खुद इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि आरपीएससी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले पढ़ाएं ना पढ़ाएं उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, आप स्वयं पढ़ें, ओके ना। हमारा ठेका किसी और ने नहीं ले रखा है मेरे दोस्तों, हमको सिखाने का भी नहीं ले रखा है कि यार फलाना व्यक्ति हमें सिखा देगा, हमें ही खुद सीखना है। कौन हमें सिखा सकता है, ओके ना। सिखा देगा, लेकिन वो सब उनके स्वार्थ छिपे होते हैं, ठीक है ना। हम पैसे देते हैं इसलिए वो हमें सिखाते हैं, ओके ना। लेकिन क्या सिखाने वाला हमें उसी पैटर्न पे सिखाए जिस पर पैटर्न पे आरपीएससी ले रही है, ओके ना, या हमारे साथ उतनी ही मेहनत करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई कोचिंग वाले मेहनत करते हैं तो कोई कोचिंग वाले न भी करेंगे मेहनत उतनी बच्चों के साथ। हर प्रकार की कोचिंग होती है, ओके ना। तो कुछ अच्छे लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे तो कुछ बुरे लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके ना। तो आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके ना। आप स्वयं ही आपके नीति निर्धारक हैं, भारत भाग्य विधाता ईश्वर ने आपको स्वयं को जो है बुद्धि संपन्न करके भेजा है। आपकी परवाह आपको ही करनी है, कोई और करेगा नहीं, ओके ना। तो आप अपने स्तर पर पढ़ें मेरे दोस्तों, ओके ना। अच्छे से तैयारी करें, किसी भी कोचिंग के भरोसे रहें या न रहें वो अलग मुद्दा है, ओके ना। लेकिन आपकी परवाह आपको ज्यादा करनी है बनिस्पत किसी और व्यक्ति के, ओके ना। तो इस हिसाब से आप अपने अध्ययन को सुचारू चलाए रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर को पेपर को एक बार फिर देख लें आप, ओके ना, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न को पूछने का तरीका क्या है। तो ये ध्यान रखें कि जो अपने कॉलेज स्कूल लेक्चर का जो पेपर होगा उसमें भी उसी पैटर्न पर प्रश्न अपने पूछे जाएंगे, ओके ना। अच्छे से बेसिक से चीजों को तैयार करें, फिर मीडियम लेवल पर चीजों को तैयार करें, फिर टफ लेवल पर चीजों को तैयार करें, ओके ना। प्रश्न बेसिक, ओके ना, मध्यम स्तरीय और फिर उच्च स्तरीय, 3 प्रकार के प्रश्नों में डिवाइड रहता है। तो पहले बेसिक तो कम से कम पूरा याद हो हमें, ओके ना। हमें बेसिक ही याद नहीं रहता है कई बार तो, ओके ना। तो मध्यम और उच्च स्तरीय प्रश्नों का तो फिर कहना ही क्या है, ओके ना। तो बेसिक, मध्यम और उच्च, इन 3 भागों में बांटकर अपनी तैयारी को चलाएं आप, ओके ना। पहले लेवल पर आप पहले चरण में बेसिक तो कम से कम पूरा याद होना चाहिए, फिर दूसरी बार में सेकंड राउंड में आपको मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय पूरा याद लगभग होना चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे, ओके ना। प्रश्नों पर प्रैक्टिस बराबर करें। टेस्ट सीरीज अब आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, किसी भी जो है पब्लिकेशंस की या किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप लीजिए और उनका टारगेट जो है बनाते हुए अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाइए आप लोग, ओके ना। जिस चैप्टर में आपकी कमी रह रही है उसको कंप्लीट पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी 5 महीने हमारे पास है, ओके ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपके पास है यहाँ पर, तो आप अच्छे से जो है इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं आप, ओके ना। फिर भी और सब्जेक्ट है ही सही। सब्जेक्ट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इतिहास का एक पेपर ठीक ठाक था, मतलब आसान तो नहीं कह सकते पर मीडियम था, और एक पेपर थोड़ा टफ भी था। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बुक्स में ही अवेलेबल नहीं थे, कोचिंग वालों के पास तो थे ही नहीं, ओके ना। बुक्स तक में भी अवेलेबल नहीं थे, जो सामान्य तो बुक्स हमारे घरों में पड़ी रहती है, ओके ना। तो जो है इतना टफ लेवल स्कूल लेक्चर में शायद ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्कूल लेक्चर का जो पेपर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 12th लेवल का सिलेबस भी दिया गया है, ग्रेजुएशन लेवल का दिया गया है और पीजी लेवल का दिया गया है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में पीजी लेवल हमारे जो है अधिकांशतः चलता है, ओके ना। उनका लेवल जो है वो एक स्टैंडर्ड का हाई लेवल रहता है, जबकि हमारे 12th लेवल दिया हुआ है उसमें। तो वो 12th लेवल की बुक्स में से उस जो कि उन्होंने डिसाइड किया है कि इतने नंबर के इतने मार्क्स के क्वेश्चन हम 12th लेवल से ही पूछेंगे, तो वो उनको पूछने ही पड़ेंगे। तो 12th लेवल की जानकारी आपके काम आ जाएगी यहाँ पर। स्नातक लेवल में से उन्होंने फिक्स किया है कि हम इतने नंबर के क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो स्नातक स्तर की किताबें अधिकांश हमारे घरों में जो कि आपके पास उपलब्ध है तो वहां से बैठ ही जाएगा। बस पीजी लेवल का जो रहता है तो उसको वो कहीं से भी पूछ सकते हैं फिर, है ना। पीजी लेवल के प्रश्न की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। बाकी 12th लेवल, स्नातक लेवल का तो
काफ़ी बड़ा पार्ट शामिल है, पीजी लेवल का उनसे थोड़ा कम है, ओके ना? तो जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर पूछा गया है, ओके ना? तो उतना टफ़ आपके बनने की संभावना नहीं रहेगी, तो इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारे जो है 12वीं स्तर और स्नातक स्तर को भी जोड़ा गया है, ओके ना? तो वहाँ से पूछना आरपीएससी की बिल्कुल बाध्यता है, वो पूछेंगे, उन्होंने लिखा है अगर सिलेबस में, तो वो वहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दें, ओके ना? और अच्छे से तैयारी करें, फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट में बिल्कुल आप मुझे बताएँ करके, ओके ना? किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कमेंट के माध्यम से या अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से अवश्य दूँगा, ओके? मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।